2018 यूपीएससी सॉल्व पेपर वर्ष में करने की अनुमति 3 घंटे मैक्स माटो 250 प्रश्न पत्र विशिष्ट निर्देश प्रश्न पूछने से पहले कृपया निम्नलिखित प्रत्येक निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ईसीपीटी कुरान 2 खंडों में विभाजित है और दोनों को हिंदी अंग्रेजी में पिन किया गया है। सुरक्षा पीवीई प्रश्न धारा 5 आकाश और मरमानिंग से बाहर वन गेस्टियन होम में चेरिंग के रूप में 3 एक प्रश्न भाग द्वारा दिए गए अंकों का एम्बर ए के सामने दर्शाया गया है। इसे प्रवेश प्रमाण पत्र में अधिकृत माध्यम में लिखा जाना चाहिए, जिसे इस स्टोक का मरेवा आईक्यूसीए के कवर पर बताया जाना चाहिए। दिए गए स्थान पर पुस्तिका उत्तर के लिए कोई मुखौटे नहीं दिए जाएंगे, जो कि माननीय ओम के अलावा किसी अन्य माध्यम को गीला कर देगा। प्रश्नों में शब्द सीमा, जहां कहीं भी संदेह हो, का पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन के अनुक्ट्स को अनुक्रमिक क्रम में गिना जाएगा। यूनिस को हटा दिया गया है। एक क्यूनुस्टन के इंटेमेन को इनुक्टेड पार्टी में भी गिना जाएगा। प्रश्नकंठ उत्तर में खाली छोड़े गए पिप्ट का कोई भी पृष्ठ या भाग बेस्टे शहर होना चाहिए। पेपर 1 खंड Q1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दे। 10x 550 Q2 चर्चा करें कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने में मनोविज्ञान को कैसे लागू किया जा सकता है। उत्तर मनोविज्ञान वैश्विक जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए रमन कारकों और प्रेरणाओं को नियंत्रित करता है और मानसिक क्षति के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार लागू करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में मनोविज्ञान का एक प्रमुख अनुप्रयोग व्यवहार परिवर्तन जैसे सामाजिक मानदंडों, साथियों के प्रभाव और व्यवहार संबंधी सुझावों जैसे सामाजिक मनोविज्ञान के माध्यम से है। मनोवैज्ञानिक ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट में कमी जैसे पर्यावरणीय व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। और राज्य में स्टाइल्स की कार्रवाई इस हस्तक्षेप में सार्वजनिक जागरूकता अभियान, शैक्षिकी कार्यक्रम और भावनात्मक रूप से मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता योजनाएं शामिल हो सकती हैं। व्यवहारिक रूप से, मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक अंतराल, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और टेम्पेक्ट चार्ज के कथित पहलुओं जैसे मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन और प्रशंसा करके जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में योगदान दे सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझकर, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने और दीर्घकालिक स्थिरता को दूर करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। फोटोनिबल मनोविज्ञान प्रभावी संचार के लिए लौसघास प्रदान करके नीति निर्माण और वकालत के प्रयासों को सूचित कर सकता है। जलवायु कार्रवाई और नीति को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, फ्रेमिंग तकनीक और सार्वजनिक भागीदारी दृष्टिकोण। यूशिन स्टोटेल, रैशनल और ग्लोबल डेविड्स। कुल मिलाकर, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक को संबोधित करने के लिए मूल्यवान उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने वाले और मेरे लचीले एंटिटीज के लिए स्थायी व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले। Q1b मानव स्मृति टॉप रिकॉर्डर या कॉम्पैक्ट डिस्क में संग्रहीत जानकारी की तरह नहीं है। कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 10 उत्तर यह कथन कि मानव स्मृति एक कॉम्पैक्ट डिस्क के टेप रिकॉर्डर में संग्रहीत सूचनात्मक सामग्री के समान है, समझ में आता है। मानव स्मृति प्रक्रियाओं की गतिशील प्रकृति को संकलित करते हुए, उन्हें दूसरे के स्थैतिक भंडारण तंत्र के साथ तुलना करते हुए। पृष्ठ 138 मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018
मानव स्मृति में एन्कोडिंग, भंडारण और पुनर्प्राप्ति सहित जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं। हुनान स्मृति में कॉम्पैक्ट डाई, इनिक पुनर्निर्माण और समय के साथ भूलने की जटिल कॉन्टेरेस चिली जैसी जटिल कॉन्टेरेस शामिल है। यादें निष्क्रिय रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि गतिशील निर्माण प्रतिपादक, विश्वास और व्याख्याएं हैं से प्रभावित। इसके अलावा, मानव स्मृति स्वाभाविक रूप से चयनात्मक और व्यक्तिपरक होती है, जिसमें व्यक्ति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, स्कीमा और प्रासंगिक कारकों को एन्कोडिंग और व्याख्या करते हैं। ये चयनात्मक एन्कोडिंग और व्याख्या अशुद्धियों को जन्म दे सकती है, जो एक आदर्श रिकॉर्डिंग डिवाइस के रूप में मेमोरी की धारणा को चुनौती देती है। स्मृति विकृतियों पर आधारित जानकारी और इसके अलावा, मानव स्मृति अस्थिर है और सुझाव, गलत विकल्प और कोगिफ पूर्वाग्रहों सहित विभिन्न उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील है। ये संवेदनशीलता मोटी यादों और स्मृति त्रुटियों को जन्म दे सकती है, जो मानव स्मृति की स्थिर भंडारण उपकरणों से तुलना करने की सीमाओं को और उजागर करती है। निष्कर्ष में, श्वेत मानव स्मृति सूचना भंडारण उपकरणों के साथ कुछ समानताएं साझा करती है, जैसे कि इन भिन्नताओं को जोड़ते हुए जानकारी पुनर्प्राप्त करना। यह अपनी गतिशील, चयनात्मक और व्यक्तिपरक प्रकृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। मानव स्मृति की जटिलताओं और अनुभूति, धारणा और व्यवहार पर इसके निहितार्थ को समझने के लिए इन अंतरों को पहचानना आवश्यक है। Q1C पियागेट के अनुसार, अहंकारी प्रीस्कूलर जानबूझकर असहमतिपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उसे दूसरे के दृष्टिकोण को लेने में कठिनाई होती है। व्याख्या करना। 10 उत्तर। पियागेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, प्रीस्कूलरों में देखा गया अहंकारी व्यवहार जानबूझकर असंगतता का संकेत नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को समझने की उनकी क्षमता में मौलिक संज्ञानात्मक सीमा को दर्शाता है। पियागेट ने अहंकारवाद को एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के रूप में वर्णित किया है, जिसमें छोटे बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण को अलग करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे वे दुनिया को पूरी तरह से अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रीशूटर्स का एगोसेंट्रिक व्यवहार परिप्रेक्ष्य लेने और मानसिक प्रतिनिधित्व में संलग्न होने की उनकी सीमित संज्ञानात्मक क्षमता से उत्पन्न होता है। उन्हें ये समझने में कठिनाई होती है कि दूसरों के विचार, भावनाएं या मान्यताएं उनसे भिन्न हो सकती हैं। परिणामस्वरूप, प्रीस्कूलर अनजाने में अपनी बातचीत में असंगत या आत्म केंद्रित दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वे दूसरों के दृष्टिकोण को पहचानने और विचार करने के लिए संघर्ष करते हैं। संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे कम हो रहा है। पियागेट का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अहम केंद्रितता ठोस और औपचारिक परिचालन विचार के चरणों के माध्यम से बच्चों की प्रगति का एक सामान्य और क्षणिक चरण है। बढ़ती संज्ञानात्मक परिपक्वता और सामाजिक अनुभव के साथ, बच्चे अहम केंद्रितता पर काबू पाना सीखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करते हैं, सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। विचार और सामाजिक जागरूकता। इसलिए, पियागेट के परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि प्रीस्कूलरों का अहम केंद्रित व्यवहार जानबूझकर असंवेदनशीलता के बजाय संज्ञानात्मक अपरिपक्वता की अभिव्यक्ति। डी। अवधारणात्मक रक्षा की घटना की व्याख्या करें और आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 10 प्रश्न 1। उत्तर। अवधारणात्मक रक्षा से तात्पर्य व्यक्तियों की अनजाने में उन उत्तेजनाओं से बचने या विकृत करने की प्रवृत्ति से है, जिन्हें धमकी या गुस्सा पैदा करने वाली समझा जाता है। ये घटना बताती है कि व्यक्ति असुविधा या संकट का सामना करने से खुद को बचाने के लिए संवेदी जानकारी को चुनिंदा रूप से संसाधित या व्याख्या कर सकते हैं। अवधारणात्मक रक्षा का अध्ययन अक्सर
मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 12,019 पृष्ठ 129। डिपुटासी सेलिस में व्यसन के एक जटिल, उत्परिवर्तनीय व्यवहारिक, पैथोलॉजिकल असामाजिक आयाम शामिल हैं। डेलोनिकम, लिंकेटली द फास्ट टिप, सुरक्षा मन एम्पटम्स और शारीरिक निर्भरता को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पर्यवेक्षण को शामिल करता है। रेप्यूटिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत और समूह चिकित्सा को बढ़ावा देना, अंतर्निहित बीमा का पता लगाना, मुकाबला करने की रणनीति विकसित करना, आदि। वत्सोल्पेग संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीटी, प्रेरक साक्षात्कार, एमआई, और आकस्मिक प्रबंधन संज्ञानात्मक विकृतियों को संबोधित करने, परिवर्तन के लिए उत्साह बढ़ाने और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए नियोजित दृष्टिकोण हैं। पुनर्मूल्यांकन उपचार, एमईटी, को मोनास के लिए तैयार किया जा सकता है। लालसा, क्लीविया विथड्रॉल सिम्टोम्स और पदार्थ निर्भरता से उबरने में सहायता करता है। मत विकल्पों में ऑप्टोन गोरस्टॉग, मेथासोन, ब्यूप्रेनोफिन, टूर ओपियोइड लत और शामिल हैं। शराब के उपयोग विकार के लिए उदाहरण के लिए नाल्ट्रेक्सोन, एकेम्प्रोसेट, कौशल निर्माण और मिपोर्ट सेवाएं पुनर्जीवन में मुझे एकीकृत करती हैं, सूचना देने वाले व्यक्तियों को नृत्य दुरुपयोग से बचाती हैं, मुकाबला करने के कौशल सिखाती हैं और सामुदायिक संसाधनों के साथ जोड़ती हैं। सहकर्मी सहायता समूह, पारिवारिक चिकित्सा, बोना रिहेबिलिटेशन और होवेग सहायता सामाजिक एकीकरण और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देती है। एनमरी, मादक द्रव्यों का सेवन एक जटिल घटना है जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो-कल्चरल द्वारा विकसित होती है। नशे से मुक्ति के प्रयासों के लिए व्यसन से जूझ रहे व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए एक व्यापक, प्रभावी दृष्टिकोण अपनाना होगा। 25। निम्नलिखित का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। अनुभाग बी। प्रश्न: कर्मचारियों के चयन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण महत्वपूर्ण है। इसका कारण बताइए और बताइए कि कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। आमतौर पर उपयोग किया जाता है। 10। उत्तर: मनोवैज्ञानिक परीक्षण कई कारणों से कार्मिक चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले, वे उद्देश्य प्रदान करते हैं और उम्मीदवारों की योग्यता, पेंशन ट्रेस, एआरओ अन्य प्रासंगिक विशेषताओं के समृद्ध उपाय, नियोक्ताओं को फाइलिंग और प्लेसमेंट के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये परीक्षण मूल्यांकन की एक सुसंगत विधि प्रदान करके चयन प्रक्रिया में प्रसिद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जो आधार और व्यक्तिपरक निर्णयों को कम करता है। यामी, नोटपियन परीक्षण प्रासंगिक कौशल, योग्यता और टाई विशेषताओं का आकलन करके विशिष्ट कोटेशन में नौकरी के प्रदर्शन और सफलता की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये पूर्वानुमानित वैधता नियोक्ताओं को उन उम्मीदवारों की पहचान करने में मदद करती है जिनके नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। संगठन के प्रति सख्ती से डी व्यक्तित्व चयन सी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण। 1. संज्ञानात्मक क्षमता परीक्षण। ये उम्मीदवारों की बौद्धिक क्षमता, समस्या गीत, तर्क और मौखिकता के रूप में मूल्यांकन करते हैं। संख्यात्मक योग्यता। 2. व्यक्तित्व सूची। ये संक्षेपण से संबंधित पेनाकोवनिक, होटोरेस और बिहेवियरल प्रवृत्तियों को मापते हैं। प्रदर्शन और संगठनात्मक ये। 3. सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। ये उम्मीदवारों को दैनिक कार्य के बारे में बताते हैं और उनकी क्षमता का आकलन करते हैं। उपयुक्त डुसिमन्स एक प्रतिक्रिया। 4. सत्यनिष्ठा परीक्षण। ये हैंडलसन की नीरसता, शालीनता और नैतिक व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, विशेष रूप से इसमें शामिल भूमिकाओं में। ट्रिंचवथीनेस एनीमे
40 मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018 बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को एकीकृत करते हुए न्यूरोसाइंटिस्टों के बीच सहयोग, विकासवादी रीना अध्ययनकर्ताओं को अधिक व्यापक बायोलॉजिकल, संज्ञानात्मक, सामाजिक और विकासवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। शोधकर्ताओं ने भावनाओं के नियमों, डायसिया मेटेंसी तकनीकों और कॉम्पिटेंस के लिए निवारक उपायों जैसे हेंगरेट कैन प्राप्त किए हैं। मानसिक स्वास्थ्य समझ को बढ़ावा देने वाले माइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए नवीन हस्तक्षेपों, चिकित्सीय तकनीकों और निवारक उपायों का विकास हो रहा है। कुल मिलाकर तंत्रिका विज्ञानियों और विकासवादी वैज्ञानिकों के योगदान में व्यवहार, अनुभूति और योग्यता होती है। डिविरल द सेंटिमरूमकल अभ्यास की जटिलताओं को समझने के लिए काम करता है और नवोन्मेषी स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करता है। और एवोलुआनी ईसच में उन्नत सैद्धांतिक ज्ञान, सूचित नैदानिक अभ्यास और प्रेरित नवीन दृष्टिकोण हैं। मानव मन और मस्तिष्क का अध्ययन करते हुए, याद रखने में प्रसंस्करण के निम्न और गहरे स्तरों के महत्व को प्रदर्शित किया। दैनिक समान उदाहरणों की सहायता से बताएं कि कैसे पुनर्प्राप्ति संकेत हमें याद रखने में सक्षम बनाते हैं। 15 उत्तर 1972 में क्रेकेंट लॉकनाथ द्वारा प्रस्तावित प्रसंस्करण ढांचे के स्तर से पता चलता है कि प्रसंस्करण की गहराई प्रभावित करती है। प्रसंस्करण में मौजूदा ज्ञान के अर्थ और प्रासंगिकता के आधार पर जानकारी को एन्कोड करना शामिल है। उथली प्रोसेसिंग आमतौर पर कमजोर मेमोरी ट्रेस की ओर ले जाती है, जबकि गहरी प्रोसेसिंग के परिणामस्वरूप मजबूत और अधिक स्थायी यादें बनती हैं। उदाहरण के लिए, जब शब्दों की सूची पर तेजी से नजर डाली जाती है, तो उथले प्रसंस्करण में केवल शब्दों की भौतिक उपस्थिति, उदाहरण के लिए उनका फॉन्ट या आकार, पर ध्यान देना शामिल हो सकता है, जिससे खराब अवधारण हो सकता है। इसके विपरीत, गहरे प्रसंस्करण में अर्थ पर प्रतिबिंबित करना शामिल हो सकता है। शब्दों का, व्यक्तिगत अनुभवों या पूर्व ज्ञान से संबंधित, जो स्मृति प्रतिधारण को बढ़ाता है। पुनर्प्राप्ति संकेत अनुस्मारक के संकेतों के रूप में कार्य करके स्मृति पुनर्प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अधिक जानकारी तक पहुंचने में सहायता करते हैं। ये संकेत बाहरी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, पर्यावरणीय संकेत, या आंतरिक, उदाहरण के लिए, स्मृति के भीतर जुड़ाव या कनेक्शन, उदाहरण के लिए, जब किसी का नाम याद करने की कोशिश की जाती है, तो उसका चेहरा देखा जाता है या उनकी आवाज सुनी जाती है, जो बाहरी पुनर्प्राप्ति संकेतों के रूप में काम कर सकता है। इसी तरह, आंतरिक संकेत जैसे कि क्योंकि संबंधित शब्द, चित्र या भावनाएं संबंधित यादों की पुनर्प्राप्ति को गति प्रदान कर सकते हैं। दैनिक उपयोग के लिए, पुनर्प्राप्ति संकेत सर्वव्यापी और अक्सर अनजाने में होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय, अवधारणाओं और वास्तविक उदाहरणों के बीच संबंध बनाना या स्मरणीय उपकरणों का उपयोग करना मेमोरी पुनर्प्राप्ति को बढ़ा सकता है। इसी तरह, पर्यावरणीय संकेत जैसे कि किसी फॉर्मेटिव स्थान पर लौटना या परिचित गंध का सामना करना पिछले अनुभवों की यादों को जन्म देता है। कुल मिलाकर, प्रक्रिया की गहराई और सेवानिवृत्त संकेतों की उपलब्धता स्मृति प्रदर्शन को काफी हद तक प्रभावित करती है। गहन प्रसंस्करण में संलग्न होकर और रणनीतिक रूप से पुनर्प्राप्ति संकेतों का उपयोग करके, व्यक्ति दैनिक जीवन के विभिन्न संदर्भों में जानकारी और अनुभवों को याद रखने की अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। Q3 प्रायोगिक विधि में प्रतिभागियों के यादृच्छिक असाइनमेंट के सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रयोगकर्ता के प्रभाव और मांग की विशेषताएं प्रयोग में प्रतिभागियों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं? ऐसे नुकसानों को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं? 20
वैकल्पिक हल 12,018। पृष्ठ 141। 3। धोखा जबकि नैतिक आचरण को सावधानी से तौला जाना चाहिए। रणनीतिक रूप से कोई भी धोखा देने से जेमंत की विशेषताओं को कम करने में मदद मिल सकती है, ये कहकर कि प्रतिभागियों को अध्ययन के प्रस्ताव के बारे में पता नहीं है। इस प्रकार कथित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन व्यवहारों को बदलने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। डेंट्रोल स्थितियां काल्पनिक नियंत्रण स्थितियां शोधकर्ताओं को प्रयोगात्मक हेरफेर के प्रभावों और मान की विशेषताओं जैसे अन्य कारकों के बीच अंतर करने की अनुमति देती हैं। घातीय समूहों की तुलना कंट्रोल समूहों से करके, अनुसंधानकर्ता बेहतर ढंग से पता लगा सकते हैं कि क्या अवलोकन प्रभाव स्वतंत्र चर के कारण हैं या अन्य। 5। प्रशिक्षण और निगरानी। प्रयोगकर्ताओं को प्रतिक्रियाओं से बचने और प्रतिभागियों के साथ बातचीत में निरंतरता बनाए रखने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान करने से प्रयोगकर्ता के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, प्रायोगिक सत्रों की निगरानी और फीडबैक प्रदान करने से मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। इन रणनीतियों को कार्यान्वित करके, शोधकर्ता प्रयोगकर्ता प्रभावों और मांग विशेषताओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अधिकतर अपने प्रयोगों की आंतरिक वैधता को बढ़ाना और प्राप्त निष्कर्षों में विश्वास पैदा करना। 23b। सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार के सुदृढ़ीकरण और दंड के बीच अंतर करें। वर्णन करें कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। 15। उत्तर: निश्चित रूप से। आइए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन और सजा के बीच अंतर पर गौर करें, और फिर चर्चा करें कि ऑनविंग के दौरान सीट बेल्ट के उपयोग को लागू करने के लिए प्रत्येक को कैसे लागू किया जा सकता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। परिभाषा: सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में वांछित व्यवहार के बाद एक पुरस्कृत प्रोत्साहन की प्रस्तुति शामिल होती है, जिससे भविष्य में उस गड़बड़ी के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। सीट बेल्ट के उपयोग का उदाहरण: गाड़ी चलाते समय लगातार सीट बेल्ट पहनने वाले दोस्तों को प्रशंसा या टेंगोले पुरस्कार, जेग, प्रमाण पत्र, छोटे उपहार जैसी पेशकश करना। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण। परिभाषा: नकारात्मक सुदृढ़ीकरण में वांछित व्यवहार के बाद प्रतिकूल उत्तेजना को हटाना या टालना शामिल है, जिससे उस व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। सीट बेल्ट के उपयोग के लिए उदाहरण: कार की सीट बेल्ट अलार्म की लगातार बीप केवल तभी बजती है जब सीट बेल्ट को बांधा जाता है, जिससे प्रतिकूल उत्तेजना दूर हो जाती है, सौमन जब सीट हेरी का प्रदर्शन किया जाता है। सकारात्मक सजा। परिभाषा: सकारात्मक सजा में एक अवांछित व्यवहार के पीछे एक प्रतिकूल उत्तेजना की प्रस्तुति शामिल होती है, जो कम कर देती है उस व्यवहार के दोबारा घटित होने की संभावना। सीट बेल्ट के उपयोग का उदाहरण: गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न पहनने पर पकड़े गए व्यक्तियों पर जुर्माना या टिकट लगाना, जिससे सीट सर्वोत्तम नियमों का पालन करने में विफल रहने पर अवांछनीय परिणाम भुगतना पड़ता है। नकारात्मक सजा। परिभाषा: नकारात्मक दंड में अवांछित व्यवहार के बाद वांछित उत्तेजना को हटाना शामिल है, जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाती है। सीट बेल्ट के उपयोग के लिए उदाहरण: डाइविंग होइंटेस जैसे अपराधों को वापस लेना या ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ सुविधाओं तक पहुंच जो बार बार गाड़ी चलाते समय अपनी सीट बेल्ट पहनने में असफल होते हैं। इस प्रकार अवांछनीय व्यवहार के जवाब में कुछ वांछनीय को हटा दिया जाता है। संक्षेप में, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में वांछित व्यवहार, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पुरस्कृत प्रोत्साहन जोड़ना शामिल है।
पृष्ठ 1142। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018। Q2C। भारत में युवा पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के बीच अंतर करें। 15। कई समाजों में ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत उत्पीड़कों, युवा पुरुषों और महिलाओं पर व्यापक रूप से अंकित कुछ सामान्य संदर्भ हैं जो सूचकांकों में देखे गए हैं। यहाँ हिंदू में युवा पुरुषों और महिलाओं के स्वैच्छिक विकास कार्यों के बीच अंतर बताया गया है। शिक्षा और करियर विकास। युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और खुद का समर्थन करने के लिए करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। युवा महिलाएं भी शिक्षा और कोर्स की पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों से संबंधित सामाजिक अपेक्षाएं। पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाएं। युवाओं को दूर दराज के भीतर प्रदाताओं और निर्णय निर्माताओं की अपोलिटिक्स पारंपरिक भूमिकाओं के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। युवा वेन्सेन से परिवार के भीतर देखभाल संबंधी भूमिकाओं को प्राथमिकता देने की अपेक्षाएं कम हो सकती हैं, जिसमें घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। विवाह और रिश्ते। युवा पुरुषों के लिए विवाह को अपना घर स्थापित करने और परिवार शुरू करने के लिए एक मील का पत्थर माना जा सकता है। युवा महिलाओं से अपेक्षा की जा सकती है कि वे विवाह को प्राथमिकता दें और उन्हें अपेक्षाकृत कम उम्र में शादी करने के लिए समाज के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने जीवन साथी और बच्चों की जरूरतों को उनकी अपवित्र आकांक्षाओं से अधिक प्राथमिकता देने की अपेक्षाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। स्वायत्तता और स्वतंत्रता। युवा पुरुषों को अक्सर निबंध करने, दृढ़ता और स्वायत्तता देने, अपने निर्णय स्वयं लेने और व्यक्तिगत हितों और लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। युवा महिलाओं ने सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के कारण, विशेष रूप से रूढ़िवादी या कर्षण समुदायों में, स्वायत्तता का अनुकरण किया हो सकता है। उन्हें अपनी आवाजाही की स्वतंत्रता, निर्णय लेने के अधिकार और पहुंच पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। लिंग भूमिकाएं और अपेक्षाएं। युवा पुरुष मर्दानगी की पारंपरिक धारणाओं का विरोध करने के लिए दबाव का सामना कर सकते हैं, जिसमें ताकत, एस्टेनेसिस और प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। युवा महिला से अपेक्षा की जा सकती है कि वह नारीत्व से जुड़े गुणों, जैसे पालन पोषण, देखभाल और अलौकिक संवेदनशीलता को अपनाए। वे सौंदर्य और शील के सामाजिक मानकों का पालन करने के लिए दबाव भी डाल सकते हैं। सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। युवा महिलाओं की तुलना में युवा पुरुषों के पास संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों तक अधिक पहुंच हो सकती है, जो शिक्षा, अनुभव और पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में वितरण में योगदान दे सकती है। युवा महिलाओं को सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें भेदभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और कार्यबल में असमान अवसर शामिल हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये विकासात्मक कार्य सार्वभौमिक नहीं है और व्यक्तिगत परिस्थितियों, सांस्कृतिक कारणों और सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर काफी भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत और विश्व स्तर पर पारंपरिक जेंडर मानदंडों को अपनाने और लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए अधिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन बढ़ रहा है। Q4A एनोवा में अंतर्निहित धारणाएं क्या हैं? उन स्थितियों पर चर्चा करें जब दो तरफा एनोवा लागू किया जाता है और एक काल्पनिक उदाहरण के साथ परिणामों की व्याख्या कैसे की जाती है। 20। उत्तर, वेरेंस का आर्लिसिस एनोवा
मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018 पृष्ठ 143। जब दो तरफा एनोवा लागू करने की शर्तों की बात आती है। 1. फैक्टोरियल डिजाइन। दो तरफा एनोवा तब लागू किया जाता है जब दो स्वतंत्र चर होते हैं, जिन्हें कारक और ओरी आश्रित चर भी कहा जाता है। प्रत्येक कारक में दो या दो से अधिक लेवेट या श्रेणियां हो सकती हैं। ये प्रत्येक कारक के मुख्य प्रभावों के साथ साथ कारकों के बीच किसी भी अंतःक्रिया की जांच करने की अनुमति देता है। दो अवलोकनों की स्वतंत्रता। एक तरफा एनोवा के समान, दो तरफा एनोवा डिजाइन के प्रत्येक सेल के भीतर अवलोकन एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। 3. प्रसरण की एकरूपता। आश्रित चर का प्रसरण कारकों के कुल स्तरों पर लगभग बराबर होना चाहिए। 4. सामान्यता। आश्रित चर को कारक स्तरों के प्रत्येक संयोजन के भीतर लगभग सामान्य रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अब आइए चर्चा करें कि दो तरफा एनोवा के परिणामों की व्याख्या एक काल्पनिक उदाहरण के साथ कैसे की जाती है। मान लीजिए कि हम दो कारकों ए. आहार का प्रकार, उच्च वसा बनाम कम वसा, और बी. व्यायाम, गतिहीन बनाम सक्रिय, या व्यक्तियों में वजन घटाने के प्रभाव की जांच करना चाहते हैं। हम प्रतिभागियों को बेतरतीब ढंग से 4 समूहों में बांटते हैं। समूह 1, उच्च वसा वाले आहार आसीन। समूह 2, उच्च वसा वाले आहार सक्रिय। समूह 3, कम वसा वाले आहार आसीन। और समूह 4, कम वसा वाले आहार जोड़ सक्रिय। अध्ययन करने और डेटा एकत्र करने के बाद, हम दो तरफा एनोवा का प्रदर्शन करते हैं। परिणाम संकेत देते हैं। 1. मुख्य प्रभाव। कारक ए. आहार का मुख्य प्रभाव महत्वपूर्ण है। ये सुझाव देता है कि इसमें सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। उच्च वसा और कम वसा वाले आहार लेने वाले व्यक्तियों के बीच वजन कम होना। इसी प्रकार, कारक बी. व्यायाम का मुख्य प्रभाव महत्वपूर्ण है। ये दर्शाता है कि गतिहीन और सक्रिय व्यक्तियों के बीच वजन घटाने में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। 2. इंटरेक्शन प्रभाव। कारक ए और बी के बीच इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि वजन घटाने पर आहार का प्रभाव व्यायाम के स्तर पर निर्भर करता है, और इसके विपरीत। उदाहरण के लिए, उच्च वसा वाले आहार पर रहने वाले व्यक्ति यदि गतिहीन लोगों की तुलना में सक्रिय हैं तो उनका वजन अधिक कम हो सकता है, जबकि कम वसा वाले आहार पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह अंतर कम स्पष्ट हो सकता है। कुल मिलाकर, दो तरफा एनोवा के परिणाम हमें वजन घटाने पर आहार और व्यायाम दोनों के प्रभावों के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देते हैं। साथ ही इन दोनों कारकों के बीच परस्पर क्रिया Q4B सिग्नल डिटेक्शन सिद्धांत पर चर्चा करें और इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। 15 उत्तर। सिपियर डिटेक्शन थ्योरी (SDT) एक ढांचा है जिसका उपयोग निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक सूचना सामान्य और अप्रासंगिक शोर के बीच अंतर करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। मूल रूप से मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकसित, SDT ने मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न डोमेन में सुकेशन पाया है। यहाँ सॉर्ट और उसके अनुप्रयोगों का अवलोकन दिया गया है। सिग्नल डिटेक्शन सिद्धांत की मूल अवधारणाएं। हस्ताक्षर कोई भी प्रोत्साहन या घटना जो सार्थक जानकारी देती है। शोर कोई भी असमान या यादृच्छिक भिन्नता जो सिग्नल का पता लगाने में हस्तक्षेप करती है। पता लगाने का मानदंड आंतरिक सीमा या निर्णय मानदंड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी उत्तेजना को संकेत या शोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं। हित किसी सिग्नल के मौजूद होने पर
पृष्ठ 144। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018। सामान्य न्याय एसओटी का उपयोग आपराधिक न्याय सेटिंग्स में किया जाता है, जैसे कि बियर डिटेक्शन में भेदभाव करना। क्रिमिनल रिंग द्वारा वे कारक जो प्रत्यक्षदर्शी की सटीकता और सच्चे 3 भ्रामक बयानों के बीच नृत्य और गवाही को प्रभावित करते हैं, लीगल प्रोटेशनल साक्ष्य और गवाही की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और डिजाइन में ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग एसटीटी का उपयोग उत्पादों और प्रणालियों की संरचना को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एसटीटी सिद्धांतों को विमानन और परिवहन जैसे जटिल वातावरण में मानव प्रदर्शन और निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए यूजर इंटरफेस, अलार्म और चेतावनी संकेतों को डिजाइन करने में लागू किया जाता है। अर्थशास्त्र और उपभोक्ता व्यवहार एसटीटी निर्णय का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र और उपभोक्ता व्यवहार अनुसंधान में कार्यरत है। पहचान और रोकथाम पश्चिम के लिए, शोधकर्ता विश्लेषण करते हैं कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से संबंधित स्थिति में कैसे चुनाव करता है। अनिश्चितता, जैसे निवेश निर्णय या अपूर्ण जानकारी वाले बाजारों में खरीदारी व्यवहार। संक्षेप में, सिग्नल डिसीजन थ्योरी यह समझने के लिए एक मूल्यवान रूपरेखा प्रदान करती है कि व्यक्ति विभिन्न निर्णय लेने वाले संदर्भों में सिग्नल्स और शोर के बीच कैसे पता लगाते हैं और भेदभाव करते हैं। इसके अनुप्रयोग मनोविज्ञान और चिकित्सा से लेकर इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र तक विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जहां यह मानवीय धारणा, निर्णय लेने और व्यवहार के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। Q4C सरकारी सामाजिक योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन में नमूनाकरण और डेटा संग्रह के विभिन्न तरीके कैसे उपयोगी हो सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन करें। 15 उत्तर संपांग और डेटा संग्रह के विभिन्न तरीके सरकारी सामाजिक योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने, विश्लेषण के लिए विश्वसनीय और प्रतिनिधि डेटा प्रदान करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। यादृच्छिक नमूने में जनसंख्या के एक उपसमूह का चयन करना शामिल होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। यह विधि सुनिश्चित करती है कि नमूना पूरी आबादी का प्रतिनिधि है, पूर्वाग्रह को कम करता है और निष्कर्षों के सामान्यीकरण की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सरकारी कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने में, विभिन्न क्षेत्रों या जनसांख्यिकीय समूहों से यादृच्छिक नमूनाकरण ये सुनिश्चित करता है कि मूल्यांकन परिणाम लक्ष्य आबादी में परिणामों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। स्तरीकृत नमूनाकरण प्रासंगिक विशेषताओं, जैसे आयु, आय या शिक्षा स्तर के आधार पर जनसंख्या घन उपसमूहों को विभाजित करता है, और फिर प्रत्येक स्तर से नमूने का चयन करता है। ये दृष्टिकोण जनसंख्या के भीतर विविध समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और सामाजिक योजना के विभेदक प्रभावों का आकलन करने के लिए सहसमूह विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के मूल्यांकन में, स्तरीकृत नमूनाकरण स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और स्थिति पर विभेदक प्रभावों का आकलन करने के लिए विभिन्न आय समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। घातीय डिजाइन सामाजिक योजना, उपचार समूह के संपर्क में आने वाले समूहों और उन समूहों के बीच परिणामों की तुलना करते हैं जो यादृच्छिक असाइनमेंट के बिना टेंट्रल समूह के संपर्क में नहीं आते हैं। सामान्य डिजाइन में प्री-पोस्ट तुलना और सर्दियों में अंतर शामिल हैं, जबकि पोस्ट-ना-प्रोहोनोव यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन वास्तविक दुनिया की सेटिंग्स में मूल्यवान हैं जहां यादृच्छिक हस्ताक्षर व्यवहार्य या नैतिक नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण अनुपूरण कार्यक्रम के मूल्यांकन में,
एक प्री पोस्ट तुलना डिजाइन याचिकाकर्ताओं और गैर प्रतिभागी DEDIS के बीच कार्यक्रम कार्यान्वयन से पहले और बाद में स्वास्थ्य परिणामों का आकलन कर सकता है। मान विधियां दृष्टिकोण व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा संग्रह विधियों को जोड़ती हैं। कार्यक्रम का प्रभाव, सर्वेक्षण और साक्षात्कार जैसे विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करके, मिश्रित तरीके विविध दृष्टिकोणों को पकड़ते हैं और कार्यक्रम की प्रभावशीलता और अंतर्निहित तंत्र की गहरी समझ प्रदान करते हैं। सारांश, कार्यक्रम के संदर्भ के अनुरूप वेंटीज नमूनाकरण और डेटा संग्रह विधियों को नियोजित करने से प्रभाव मूल्यांकन की कठोरता और वैधता बढ़ जाती है, साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णयों की जानकारी मिलती है और सामाजिक कल्याण परिणामों में सुधार होता है। अनुभाग बी Q5 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। 10 × 5 = 50। Q5 अनुसंधान अध्ययनों की सहायता से समस्या समाधान में उपलब्धता अनुमान और प्रतिनिधित्व अनुमान अनुमान के उपयोग की व्याख्या करें। 10 उत्तर, उपलब्धता अनुमान और प्रतिनिधित्वात्मक अनुमान संज्ञानात्मक शॉर्टकट या मानसिक रणनीतियां हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अक्सर व्यापक विचार विमर्श के बिना जल्दी से निर्णय लेने के लिए करते हैं। ये अनुमान समस्या समाधान प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं और निर्णय लेने में पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं। उपलब्धता का आकलन उस आसानी के आधार पर निर्णय लेने में होता है जिससे प्रासंगिक जानकारी दिमाग में आती है। टावस्की और कन्नमैन 1973 के शोध ने विभिन्न कारणों से होने वाली मौतों की आवृत्ति का अनुमान लगाने पर अपने अध्ययन में इस तापवादी का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने दुर्लभ लेकिन हवा के झोंकों, उदाहरण के लिए, दुर्घटनाओं से औनात की संभावना को अधिक महत्व दिया क्योंकि ऐसी घटनाएं अधिक यादगार होती हैं और आसानी से याद की जाती हैं। अभ्यावेदन अनुमान में वस्तुओं या घटनाओं को इस आधार पर वर्गीकृत करना शामिल है कि वे एक प्रोटोटाइप या स्टीरियोटाइप के कितने समान हैं। कलिनरमैन और टावस्की 1972 की एक क्लासिक स्लूटी में प्रतिभागियों को किसी के मूड का आकलन करने के लिए कहा गया था। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 12018 पृष्ठ 145 टेना SMPTION आधार दर की जानकारी दिए जाने के बावजूद प्रतिभागियों ने अक्सर लाइब्रानन या फोर्टियर की रूढ़िवादिता के साथ पेस्टिप्रियन के संबंधों पर भारी आपत्ति जताई, जिससे गलत निर्णय लिए गए। हालांकि, ये न्यूनस्टन व्यक्तियों को सही या अधूरी जानकारी के आधार पर डिसेसोरस बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संभावित रूप से एनजी महत्वपूर्ण कारकों से आगे निकल गया या राल निर्णय ले रहा है। 45 क्या आपको लगता है कि अच्छे मूड में रहने से आने वाली सूचनाओं को संसाधित करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है? शोध अध्ययनों के आलोक में परीक्षण करें। 10 उत्तर, मूड और सूचना प्रसंस्करण के बीच संबंध जटिल है और यह विभिन्न कारकों जैसे कि काम का प्रकार, कार्य की दर और आकस्मिक अंतर के आधार पर भिन्न हो सकता है। जबकि कुछ शोध सुझाव देते हैं कि सकारात्मक मूड में रहने से संज्ञानात्मक लचीलापन और रचनात्मकता में कमी आ सकती है, अन्य अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मैप मूड सूचना प्रसंस्करण को सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित कर सकता है। असल्ट और कोडिकेग्स 1967 द्वारा किया गया शोध समस्या समाधान क्षमताओं पर सकारात्मक मनोदशा के प्रभावों की जांच करता है। उन्होंने पाया कि सकारात्मक मनोदशा वाले लोगों ने अधिक संज्ञानात्मक लचीलेपन का प्रदर्शन किया और तटस्थ मनोदशा वाले लोगों की तुलना में रचनात्मक समाधान समस्याएं उत्पन्न करने की अधिक संभावना थी।
सुझाव है कि सकारात्मक चंद्रमा सूचना प्रसंस्करण के कुछ पहलुओं को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से कई कार्यों में अभिसारी सोच या रचनात्मक समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। हालांकि, अन्य अध्ययनों ने सूचना प्रसंस्करण के लिए सकारात्मक मनोदशा में होने की संभावित कमियों को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, एक मेडिटाई फर्गस 1995 में पाया गया कि सिंधु सकारात्मक मनोदशा अक्सर अनुमान आधारित प्रसंस्करण रणनीतियों पर भरोसा करने की अधिक संभावना थी, कम गहन और तटस्थ या नकारात्मक मनोदशा वाले लोगों की तुलना में व्यवस्थित सूचना प्रसंस्करण। इसी तरह, श्वाल्ट्ज और क्लोन 1983 के शोध से पता चला है कि सकारात्मक मनोदशा मूड अनुरूप प्रसंस्करण को जन्म दे सकती है, जहां व्यक्ति नकारात्मक जानकारी को दूर करते हुए सकारात्मक जानकारी पर ध्यान देने और उसे याद करने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। कुल मिलाकर, सकारात्मक मूड में रहने से संज्ञानात्मक कामकाज के कुछ पहलुओं में वृद्धि हो सकती है, जैसे रचनात्मकता और संज्ञानात्मक सेक्स स्पिलिंग। ये सूचना प्रसंस्करण में आधार या शॉर्टकट भी पैदा कर सकता है। सूचना प्रसंस्करण पर मनोदशा के प्रभाव महत्वपूर्ण हैं और विशिष्ट संज्ञानात्मक कार्यों और मोनिक्स संबंधों पर निर्भर हो सकते हैं। थर्स्टोर, सूचना प्रसंस्करण पर मनोदशा के प्रभाव की जांच करते समय कार्य के कोटर और कंटेंटी पर विचार करना आवश्यक है। 05C बंडूरा के अनुसार, मनुष्य अक्सर अपने स्वयं के डिमावियोर के आत्म नियमन के लिए प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। मूल्यांकन करें। 10 उत्तर। एल्बर्ट बंडूरा, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, ने आत्म प्रभावकारिता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा और व्यवहार के आत्म नियमन के लिए सुमन प्राणियों की प्रभावशाली क्षमता पर जोर दिया। बंडूरीस के अनुसार, व्यक्ति संज्ञानात्मक और प्रेरक क्षमताओं को दबाते हैं। ब्रेन्स अपनी प्रगति की निगरानी करते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं। बंडूरा का सामाजिक कॉग्निटिव सिद्धांत बताता है कि एसिफ विनियमन में सेट अवलोकन, सेट सहित कई प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं। पेजेन और देखें प्रतिक्रिया। एसिस्ट ओबोन्शन डीकैल्स के माध्यम से कार्यों को छोटा किया जाता है और फिर प्रदर्शन के सापेक्ष हानि होती है। स्थापित मानक या लक्ष्य। विक्रय निर्णय में किसी की क्षमताओं और प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल है, जो प्रेरणा सहायता को प्रभावित करता है। कोशिश। अंत में, सेट प्रतिक्रिया में वांछनीय व्यवहारों को सुदृढ़ करने या दक्षताओं को सही करने के लिए रणनीतियों को लागू करना शामिल है। एम्पिरिकल रिसर्च ने स्वनियमन के संबंध में बंडूरा के दावों का समर्थन किया। अध्ययनों ने ये प्रदर्शित किया है। उच्च स्तर की आत्म प्रभावकारिता वाले व्यक्तियों में चुनौतीपूर्ण गैस सेट करने, बाधाओं का सामना करने और लक्ष्य हासिल करने की अधिक संभावना होती है। शैक्षणिक, खेल और स्वास्थ्य व्यवहार सहित विभिन्न सोमनों में सकारात्मक परिणाम। कुल मिलाकर, बंडूरा का सिद्धांत व्यक्तियों की कठिन व्यवहार को नियंत्रित करने की उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डालता है, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण, आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन, आत्म प्रभावकारिता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। 10 का मूल्यांकन करें। प्राणी अक्सर स्वयं के आत्म नियमन के लिए प्रभावशाली क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। एनएफ एल्बर्ट बानपुर ने साइको प्रोपोस्टा को आत्म प्रभावकारिता के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया और विदिस की प्रभावशाली क्षमता पर जोर दिया। संज्ञानात्मक और तथ्य बेहन 10 ऑक्टेव से मेरोटॉम्स। डिसोनल सामग्री कई प्रमुख प्रक्रियाओं को शामिल करती है, जिसमें आत्म साक्षरता, स्वयं ट्रेनोव अपने कार्यों को विकसित करना और एसिया गाउट सेट के प्रतिमेर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है, जो किसी की क्षमताओं और प्रदर्शन को संतुलित करता है।
जो वांछित व्यवहार या सही कमियों के लिए प्रेरणा और नाम को प्रभावित करता है। सम्राट एसंत ने नमक प्रतिष्ठा के संबंध में बंडूरा के दावों को समर्थन प्रदान किया है। अध्ययनों से पता चला है कि सेट एटिकेसी के निकट उलट होने से चुनौतीपूर्ण बकरियों के सेट होने, बाधाओं का सामना करने और टोंग मिक्स, खेल और हीथ व्यवहार हासिल करने की संभावना अधिक होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यवहार को विनियमित करने के लिए व्यक्ति की मानसिक क्षमता, जागरूकता और निगरानी, और आत्म प्रतिबिंब, मानव WWWNTOC को आकार देने में आत्म प्रभावकारिता विश्वासों के महत्व को रेखांकित करती है। 5 दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने के लिए असंगति किस प्रकार एक प्रभावी साधन हो सकती है? 10. लियोन फेस्टिगर और उनके संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित डिसमास, असुविधाजनक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तियों के विरोधाभासी व्यवहार, दृष्टिकोण या व्यवहार को संदर्भित करता है। यह असुविधा व्यक्तियों को अपने दृष्टिकोण या व्यवहार को बदलकर अपने विश्वासों के साथ संरेखित करने या अपनी चंद्रमाओं को तर्कसंगत बनाने के द्वारा नृत्य को कम करने के लिए प्रेरित करती है। ये दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने के लिए एक प्रभावशाली साधन है, क्योंकि यह सहजता को हल करने के लिए एक मजबूत प्रेरक ड्राइव बनाता है। जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार के बीच असंगति का अनुभव करते हैं, तो वे संज्ञानात्मक स्थिरता को बहाल करने के लिए दृष्टिकोण या व्यवहार को कम करके मुझे कम करने के लिए प्रेरित होते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन की यह प्रक्रिया स्थिति परिवर्तन और व्यवहार संशोधन कर सकती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के महत्व में विश्वास करता है, लेकिन नियमित रूप से अत्यधिक ऊर्जा खपत जैसे पर्यावरण के लिए हानिकारक कार्यों में संलग्न रहता है, तो उन्हें असंगति का अनुभव हो सकता है। इस असुविधा को कम करने के लिए वे बदल सकते हैं। 146 मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2018। आप मानसिकता उन्मादी आदतों को अपनाएं, जैसे पुनर्चक्रण की ऊर्जा का संरक्षण करना, बायोटेंजेंस के साथ साथ अधिक से अधिक संज्ञानात्मक हाटोसनी। इस प्रकार असंगति दृष्टिकोण परिवर्तन और व्यवहार संशोधन के लिए एक समर्थक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है। Q5 मौखिक संचार की विभिन्न नकलों की व्याख्या करें। 10 उत्तर वर्तुल संचार, जब विचारों और भावनाओं को समझने का एक साधन होता है, तो शिरापरक रोकथाम के अधीन होता है, जो प्रभावी संचार को बाधित कर सकता है। 1 अस्पष्टता, वेस्टल संदेश अस्पष्ट हो सकते हैं, गलतफहमियों या गलत व्याख्याओं, विकृतियों या वाक्यांशों का कारण बन सकते हैं। हो सकता है तुवे मिटमैग्स और आवाज की टोन या संदर्भ जैसी बातें व्याख्या को बदल सकती हैं। 2 अशुद्धि के कारण त्रुटियों, अशुद्धियों या विकृतियों की संभावना होती है, विशेष रूप से जब जानकारी पर्याप्त तीव्रता के बिना जल्दबाजी में होती है। गलत संचार दोषपूर्ण स्मृति आधारित दृष्टिकोण के कारण हो सकता है। 3 अशाब्दिक संकेतों का अभाव, मौखिक संचार में चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा, भावनाओं, दृष्टिकोण और इरादों को व्यक्त करने जैसे मौखिक संकेतों का अभाव हो सकता है। इन संकेतों के बिना मनोरंजन का इच्छित उद्देश्य अस्पष्ट या गलत व्याख्या किया जा सकता है। 4 सीमित फीडबैक वेस्टल संचार हमेशा तत्काल या सटीक फीडबैक प्रदान नहीं कर सकता है, जिससे ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। संचार की व्यापकता को सुधारें या वास्तविक समय में गलतफहमियों को दूर करें। 5 सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, मौखिक संचार सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, प्रमुख टैग या भाषा, मुहावरों या सांस्कृतिक मानदंडों की व्याख्याओं से बाधित हो सकता है। 6 अभिव्यक्ति में बाधाएं, मौखिक संचार भाषा अवरोधों जैसे कारकों से बाधित हो सकता है।
दमा या मनोवैज्ञानिक बाधाएं व्यक्ति की खुद को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता को सीमित करती हैं। ओवरवर्टियल संचार मानव संपर्क का एक मूलभूत पहलू है। इसकी सीमाएं प्रभावी संचार की सुविधा के लिए स्पष्टता, संदर्भ, गैर मौखिक संकेतों की समझ और सांस्कृतिक मतभेदों के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। क्यूए व्यक्तित्व पर गुण परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की तुलना करें। 20 उत्तर विशेषता परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य व्यक्तित्व को समझने के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत मतभेदों और मानव व्यवहार की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। गुण परिप्रेक्ष्य परिभाषा बिल्ली, रेशप्रेटाव, बहोवट मोमोस और एमोमन्स जो व्यक्तियों की विशेषता बताते हैं कि सुसंगत पैटर्न के माप और वर्गीकरण पर जोर देती है। मुख्य अवधारणाएं, गुणधर्म और स्थायी स्वभाव जो विभिन्न स्थितियों में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लक्षण सिद्धांतकार पहचान पर ध्यान केंद्रित करें और विशिष्ट लक्षणों को मापें, जैसे बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा और विक्षिप्तता का उपयोग करके। संस्थापक गॉर्डन ऑलपोर्ट, रेमंड कैटेल और हंस ई सेनेक विशेषता परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय योगदान करता है। फोकस ट्रेन सिद्धांतकार व्यक्तित्व लक्षणों का वर्णन और वर्गीकरण करना चाहते हैं, विशेषता आयामों की पहचान करना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि लक्षण व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं और परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। सीमाएं आलोचकों का तर्क है कि फ्रॉड परिप्रेक्ष्य व्यक्तित्व को अलग अलग लक्षणों के एक समूह में कम करके इसे अधिक सरल बना देता है। स्थितिजन्य कारकों के प्रभाव और व्यक्तित्व की गतिशील प्रकृति को नजरअंदाज करना। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य परिभाषा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अनुभवों, आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास क्षमता पर जोर देता है। मुख्य अवधारणाएं मानवतावादी मनोवैज्ञानिक आत्मबोध के लिए सहज ड्राइव, किसी की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति और भावनाओं, मूल्यों और व्यक्तिगत अर्थ जैसे व्यक्तिपरक अनुभवों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संस्थापक कार्ल रोजर्स और अब्रालियम मास्लो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख व्यक्ति हैं। फोकस मानवतावादी मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत एजेंसी, ऑटोनॉमी और प्रामाणिकता और पूर्ति की खोज के महत्व पर जोर देते हैं। वे आत्म अवधारणा, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत विकास और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए आवश्यक स्थितियों जैसी अवधारणाओं का पता लगाते हैं। सीमाएं इसकी अवधारणा का परीक्षण और सत्यापन करने में अनुभवजन्य कठोरता और वस्तुनिष्ठ उपायों की कमी हो सकती है, जो इसकी अवधारणाओं को वैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। संक्षेप में, जबकि विशेषता परिप्रेक्ष्य विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षणों को मापता और मापता है, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य व्यक्तिपरक उत्तेजना, छीलने और आत्मबोध की खोज पर जोर देता है। दोनों दृष्टिकोण व्यक्तित्व में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन वे सैद्धांतिक नींव, जांच के तरीकों और अवधारणा के संदर्भ में भिन्न हैं।